स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे थे कंटेम्प्रेरी एंड मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन से उपागम आते हैं। हमने देखा था कि सिद्धांत 3 प्रकार के होते हैं: परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत और समकालीन राजनीतिक सिद्धांत। हमने परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत अनेक उपागम देखे, जैसे दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, औपचारिक संस्थात्मक उपागम, कानूनी उपागम और तुलनात्मक उपागम। देखिए, मैं ये जानती हूँ कि ये नाम आप लोग ने पहली बार सुने हैं। एक बार के लिए ये नाम आपके लिए अनजाने नाम है, लेकिन जैसे एक बच्चा पढ़ने जाता है, वो 2 का टेबल, 3 का टेबल ऐसे लर्न करता है, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो वो थोड़ा मुश्किल लगता है कि ये क्या हो रहा है। तो मैं जानती हूँ ये सभी के सभी नाम आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल रहेगा और मुश्किल के साथ साथ बोरिंग लगेंगे, लेकिन एक बार जब ये सूची तुम्हारे माइंड में बैठ जाएगी, इसके लिए तुम्हें क्या करना है, सबसे पहले ये सूची को 2 बार पढ़ो। स्क्रीनशॉट ले लेना है और स्क्रीनशॉट के साथ साथ में इसे 2 बार पढ़ना है। 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, उसके बाद में बिना देखे इसे फिर से पढ़ना है। बिना देखे कोशिश करो कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से नाम थे, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत में कौन कौन से नाम थे और कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल थ्योरी में कौन कौन से नाम थे। ये नाम जब तुम पढ़ोगी बिना देखे तो तुम्हारे से ये परिचित हो जाएंगे और तुम्हें इसमें इंटरेस्ट आने लगेगा। तो फिर तुम्हें जो नाम मैं आगे बताऊंगी तुम्हें समझ आएगा। हमें ये पढ़ना होगा। इसे पढ़ने से पहले हमें कुछ बातें समझनी होती है, कुछ बातें हमें रटनी होती है। तो रटने के लिए जैसे 2 का टेबल है, उसमें क्या समझाएंगे वो रटना पड़ेगा, लेकिन मैथ्स समझाई जाती है। मैथ्स में जब कहीं पे भी सम आता है तो मान लीजिए सम आ गया 60 + बटा में 2, तो हम अब टेबल का यूज कर सकते हैं कि 3 दूनी 6 और ये हो गया। तो टेबल का उपयोग हमारे मैथ्स में हुआ, लेकिन जब हमने टेबल्स पढ़ी थी तब वो हमें बोरिंग लग रही थी, मुश्किल लग रही थी, लेकिन मैथ्स में वो टेबल हमें हेल्प देती है। ठीक उसी प्रकार ये टेबल है। ये टेबल जो पहले इसका स्क्रीनशॉट लिया और एक अब ये दूसरी टेबल है, तो ये तुम्हें पढ़नी होगी, रटनी होगी, क्योंकि ये जो नाम है ये हम में से किसी ने भी पहले नहीं पढ़ा, तो हमें ये टेबल देखनी है, एक बार फिर से पढ़ना है इसे। परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत सबसे पुराना जो उपागम होता है वो उपागम है दार्शनिक उपागम। उसके बाद में आता है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम के बाद में आता है औपचारिक संस्थात्मक उपागम, फिर कानूनी उपागम और तुलनात्मक उपागम। देखिए, बार बार पढ़ने से ये हमें याद होने लग जाएंगे। सबसे पहले दार्शनिक उपागम, ऐतिहासिक उपागम, औपचारिक संस्थात्मक उपागम, कानूनी उपागम और तुलनात्मक उपागम। मेरे ख्याल से बहुत से स्टूडेंट्स के दिमाग में आ गया नंबर 1, बोल दिया, नंबर 1 दार्शनिक, नंबर 2 ऐतिहासिक, नंबर 3 औपचारिक संस्थात्मक, नंबर 4 कानूनी, नंबर 5 तुलनात्मक। देखिए, हमें पता चल गया परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं। अभी हमें ये देखना है कि परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत के समर्थक कौन कौन थे। तो विभिन्न उपागम है, विभिन्न उपागम को देने वाले समर्थक भी अलग अलग थे। तो सबसे पहला सर्वाधिक प्राचीन उपागम दार्शनिक उपागम है।
दार्शनिक उपागम क्योंकि हमने देखा था कि दर्शन है जो नीति पर बल देता है और दर्शन पे बल देता है, क्योंकि ये दार्शनिक उपागम है। तो दार्शनिक उपागम किस पर बल देता है? दार्शनिक उपागम दर्शन पर बल देता है, नीति पर बल देता है। और इसके समर्थक कौन कौन है? सबसे पहले जो विचारक अपने राजनीति विज्ञान में आए, सुकरात, प्लेटो, थॉमस मूर, गांधी, मार्क्स, ये सारे के सारे जो विचारक हैं वो दार्शनिक उपागम को समर्थन देते हैं। देखिए, प्लेटो, सुकरात, प्लेटो, गांधी, मार्क्स, थॉमस मूर। उसके बाद में दूसरा उपागम है ऐतिहासिक उपागम। ऐतिहासिक उपागम जैसे दार्शनिक उपागम दर्शन पर, नीति पर बल देता है, राजनीति विज्ञान को पढ़ने के लिए दर्शन पर बल देता है, ठीक इसी प्रकार ऐतिहासिक उपागम के समर्थक राजनीति विज्ञान को पढ़ने से पहले इतिहास को पढ़ने पर बल देते हैं। ये कहते हैं कि सबसे पहले हमें ऐतिहासिक घटनाओं का, जो इतिहास में हो चुकी है, ऐसी घटनाएं, ऐसी राजनीति की ऐसी घटनाएं जो इतिहास में हो चुकी है, उसका अध्ययन करना है। तो ऐतिहासिक उपागम क्या करता है? ऐतिहासिक उपागम राजनीति में घटित घटनाओं पर बल देता है। फिर उसके बाद में जैसे दार्शनिक उपागम में आत्मा पर, परमात्मा पर, नीति पर, दर्शन पर, इन पे बल दिया जाता था। यहाँ आत्मा पे बल नहीं दिया जाता, बल्कि इतिहास पर बल दिया जाता है। इसके समर्थक थे अरस्तु। सबसे पहले अरस्तु, इन्होंने इतिहास में रचित 158 संविधानों को पहले पढ़ा, इतिहास देखा। उसके बाद में आए मैकियावली, हीगल, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड ब्राइस। एक बार फिर से नाम बोल रही हूँ। अरस्तु ऐतिहासिक उपागम के समर्थक हैं। उसके बाद में मैकियावली, हीगल, मॉन्टेस्क्यू, कार्ल मार्क्स, लॉर्ड ब्राइस। फिर आया औपचारिक संस्थात्मक उपागम। इसे देने वाले विचारक थे सारटोरी और डुवर्जर। सारटोरी और डुवर्जर का ये मानना था कि यदि हमें राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है तो पहले राजनीतिक संस्थाओं का अध्ययन करना होगा, राजनीतिक समूहों का अध्ययन करना होगा। तो राजनीतिक संस्थाओं और समूहों के ऊपर अध्ययन करने पे बल देने वाले विचारक थे सारटोरी और डुवर्जर। फिर उपागम आता है कानूनी उपागम। नाम से स्पष्ट होता है कि राजनीति विज्ञान के अध्ययन करने से पहले हमें क्या पढ़ना है? किसी भी राज्य में कौन से कानून प्रचलित है, कौन सा लॉ, कौन सा विधान, तो विधान पढ़ना है। इसके जो उपागम के समर्थक हैं वो हैं हॉब्स, बोंदा, ऑस्टीन। इन सब विचारकों का कहना था यदि हमें राजनीति विज्ञान को पढ़ना है तो उससे पूर्व हमें वहाँ उस देश के लॉ को पढ़ना होगा, वहाँ के कानून को पढ़ना होगा। तो ये हो गया कानूनी उपागम। फिर अगला उपागम आता है तुलनात्मक उपागम। तुलनात्मक उपागम के समर्थक वही है जो ऐतिहासिक के हैं, अरस्तु ने 158 संविधानों का इतिहास पढ़ा और उसमें तुलना करके बताया कि कौन सा संविधान कैसे श्रेष्ठता लिए हुए है। तो सबसे बड़ा समर्थक अरस्तु के बाद लॉर्ड ब्राइस, मॉन्टेस्क्यू, डी टॉकविले। अरस्तु, मॉन्टेस्क्यू, लॉर्ड ब्राइस, डी टॉकविले, ये सब जो थे ये कहते थे हमें यदि राजनीति विज्ञान का अध्ययन करना है
तो पहले दो संविधानों में आपस में तुलना करनी होगी। इस प्रकार से हमने देखा अलग अलग उपागम हुए, अलग अलग समर्थक हैं और उनके विचार भी अलग अलग हैं। देखिए परंपरागत राजनीतिक सिद्धांत यहाँ पे ख़त्म होता है और एक नया सिद्धांत शुरू होता है, आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत। अब हम ये देखेंगे कि आधुनिक राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत कौन कौन से उपागम आते हैं। मैं ये चाहूँगी कि तुम इस पिक्चर की स्क्रीनशॉट ले लो और अपने कॉपी में इसे नोट डाउन कर लो ताकि तुम्हें बाद में पढ़ने में आसानी हो सके।